तो स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरिओम क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख रहे हैं, आज आप सभी के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 के जितने भी मित्र हैं उन सभी के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इन चैप्टर में जितने भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं। आप सभी जो है सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें या फिर लाइव आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी का और समझने का प्रयास करते हैं जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करें ताकि आपको सारे प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है आपका, देखिए तो पहला प्रश्न है इटली के किस, देखिए इटली के एकीकरण में मेजनी, यहाँ कौन होना चाहिए, काबूर और गेरिबाल्डी के योगदान को बतावे। देखिए इटली का जो एकीकरण हुआ था उस एकीकरण में जो है गेरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर, इन तीनों व्यक्तियों के बारे में बताना क्या उनका योगदान था। तो चलिए एक एक करके तीनों का योगदान समझते हैं क्या था इटली के। अब कहिएगा एकीकरण आखिर होता क्या है? एकीकरण मतलब होता है कि कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रों को जब एक किया जाता है तो उसको कहते हैं एकीकरण और उसका नाम रखा जाता है। जैसे भारत भी जब अंग्रेज का यहाँ शासन था तो कई सारे टुकड़ों में विभक्त था, उनको समेट करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारतवर्ष। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इटली को किया गया। देखिए तो ये है आपके मेजनी, कौन है? मेजनी, देख रहे हैं जैसा कि इमेज में मेजनी है। तो मेजनी के बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो प्रश्न जो लिखिएगा क्या लिखिएगा? इटली के एकीकरण में जो है मेजनी, काबूर एवं गेरिबाल्डी के जो है योगदान निम्नलिखित है, ऐसे लिखना है। और उसके बाद सबसे पहले किनका लिखना है? जिसका कहा जाएगा उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखे हैं मेजनी के बारे में। तो चलिए मेजनी के बारे में पहले जानते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ कहा गया है मेजनी जो है साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक क्या थे? ये जो है ना, ये मेजनी जो है साहित्यकार थे। दूसरा क्या, ये गणतंत्र के जो विचारक होते उनके भी ये समर्थक थे, उनको भी हमेशा मदद करते रहते थे। साथ ही कहते हैं योग्य सेनापति, ये एक सेनापति के रूप में भी इटली के लिए बहुत कुछ कर चुके थे। आगे कहते हैं मेजनी जो है संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। क्रांतिकारी विचारों को जो है फैलाने के लिए जो है ना उन्होंने, देखिए अब यहाँ पे बिंदु जो आपका ये कलरफुल किया गया है इनको ध्यान समझिए। इन्होंने जो है मेजनी ने 1830 ईस्वी में इटली को एक करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया? 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया। नागरिक आंदोलन मतलब सभी नागरिकों को एक करने के लिए इन्होंने एक मुहिम चलाया। जैसे आप भारत में भी कई प्रकार के योजना सुने होंगे, ठीक उसी प्रकार से जैसे जल नल योजना आया, शौचालय योजना आया, इंदिरा आवास योजना, ठीक उसी प्रकार से जनताओं को एक करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? नागरिक आंदोलन। सभी इटली के निवासियों के लिए जो है एक आंदोलन रखा और सबको उसमें जोड़ने के लिए कहा गया। ठीक है, ताकि इटली को एक किया जा सके। कब किया? 1830 में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे नागरिक आंदोलन मेजनी ने कब प्रारंभ किया था? 1830 ईस्वी में। उसके बाद इतना ही नहीं, 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक एक संस्था बनाया। कौन सा? यंग इटली नामक एक संस्था बनाया। उसके बाद 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। देखिए तो इन्होंने लगातार जो है इटली को एकीकृत करने के लिए प्रयासरत रहे। देखिए 1830 में पहला नागरिक आंदोलन चलाया, 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की नामक संस्था की स्थापना किया। साथ ही साथ कहता है क्या कि इसीलिए मेजनी को इटली का मसीहा कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे इटली का मसीहा किसे कहा जाता है, तो आप
मारिएगा किसके बारे में, मेजनी। क्या बोलिएगा, मेजनी। कहते लेकिन कई विचार के कारण जो है ना इटली का जो है क्या कहिएगा, एकीकरण का मार्ग जो है खत्म हो गया। देखिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, जितना इनसे हो सका सारे प्रयास किए, फिर भी जो है इनके मार्ग में कई सारे बाधाएं थे। सबसे बड़ा बाधा था मेटरनिक, उन्होंने एकीकरण करने में रोक दिया और कहता है मार्ग जो है खत्म हो गया और मेजनी की हार हो गई। क्या हो गई, मेजनी की हार हो गई। तो ये था इसके योगदान कहाँ पे, इटली को एक करने में, इटली को आज़ाद कराने में कहिए या इटली को आगे बढ़ाने में। ठीक है, नागरिक आंदोलन चलाया 1831 में, इन्होंने यंग इटली बनाए नामक संस्था, 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था बनाए। चलिए आगे जानते हैं, आगे अब किन के बारे में जानते हैं, काबूर के बारे में। चलिए तो काबूर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, काबूर और गैरीबाल्डी। तो देखिए यहाँ पे जो है ना दोनों का इमेज है, ध्यान से देखिए, ये है आपके काउंट काबूर और ये है गैरीबाल्डी। कौन है, गैरीबाल्डी। दोनों का इमेज यहाँ पे है। कहते हैं काउंट काबूर का योगदान जो है मेजनी के प्रयास के बाद भी इटली का एकीकरण और सफल रहा। तो विक्टर इमैनुअल ने जो है ना अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को जो है बनाया और काबूर ने 1860 से 61 में सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी राज्यों को जो है इटली में मिला लिया एवं जनमत संग्रह कर पुष्टि भी करवा दिया। देखिए क्या कहते हैं, जब इनको जो है ना प्रधानमंत्री बना दिया गया, कहाँ का, इटली का, इटली के क्षेत्र का जब प्रधानमंत्री बना दिया गया काबूर को, किसको, काबूर को किसने, विक्टर इमैनुअल ने। किसने, विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त कर दिया, काबूर को। देखिए इटली का राजा थे विक्टर इमैनुअल, उन्होंने जो है ना अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, किसको, काउंट काबूर। ये बड़े ही चतुर दिमाग के थे, इसीलिए इनको बनाया गया प्रधानमंत्री, ताकि जो है ये सभी विदेशी आक्रमणकारियों से ये लड़ सके। और इन्होंने, काउंट काबूर ने इतने प्रयास किए कि अंततः जो है 1860 से 61 में जो है कई सारे इलाके को जीत भी लिया, जीत करके जो है इटली को आज़ाद भी करा दिया, साथ ही साथ पुष्टि भी करवा दिया। अब कहिएगा पुष्टि क्या होता है, देखिए यहाँ शब्द लिखा है पुष्टि, मतलब दूसरे से जो है ना कहवा भी दिया कि यह क्षेत्र किसका है, इटली का है। अब इटली स्वतंत्र राज्य है, अन्य देशों से पुष्टि भी करवा लिया कि जो क्षेत्र उनके द्वारा विजय प्राप्त किया गया है वह क्षेत्र किसका, इटली का है। ऐसा करवा लिया किसने, विक्टर इमैनुअल ने, काउंट काबूर ने। किसने, काउंट काबूर ने, सॉरी विक्टर इमैनुअल बोल दिए, काउंट काबूर ने। और इनको जो है प्रधानमंत्री किसने बनाया था, विक्टर इमैनुअल ने। कई बार प्रश्न बोर्ड में आया है ऑब्जेक्टिव में कि काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद किसने दिया था या किसने उस पद पर नियुक्त किया था, तो विक्टर इमैनुअल ने। किसने, विक्टर इमैनुअल ने। ठीक है, अगला देखिए गैरीबाल्डी के योगदान देखते हैं। किसका, गैरीबाल्डी। कहते इटली के एकीकरण में जो है ना गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। ये पेशे से एक नाविक था। क्या था, ये नाविक थे, जो नाव चलाने वाले होते हैं वही नाविक थे। इन्होंने युवक को संग रख करके, अपने संग मिला करके एक सेना बनाया, मजबूत शक्तिशाली सेना, जिसका नाम क्या रखा था, लाल कुर्ती। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे लाल कुर्ती नामक संस्था किसने बनाए थे, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने। किसने, गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती नामक संगठन किसने तैयार किया था, गैरीबाल्डी ने बनाया। इन सैनिकों को लेकर, देखिए यहाँ पे लिखा है, इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणराज्य स्थापित किया। देखिए सिसिली और नेपल्स दो क्षेत्रों को जीत लिया, किसने, गैरीबाल्डी ने। किसने, गैरीबाल्डी। तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे सिसिली और नेपल्स क्षेत्र को किसने जीता था, तो गैरीबाल्डी ने, और उसको एक स्वतंत्र गणराज्य बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए इतना ही नहीं, इन राष्ट्र, देखिए कहते वहां गणराज्य की स्थापना किया।
बाद में इन्होंने जो है ना अपने सारे संपत्ति राष्ट्र को दान दे करके साधारण किसान की भांति जीवन गुजरने लगे। देखिए, जीत लिया क्षेत्र और जीत करके ये गैरिबाल्डी ने किसको दे दिया? वहाँ के राजा विक्टर एमेनुअल को दे दिया, वहाँ के प्रधानमंत्री काउंट काबूर को दे दिया, और ये एक साधारण जीवन यापन करना शुरू कर दिए। देखिए कितने अच्छे आदमी थे। आजकल तो जमीन हड़पेगा तो सारा अपने ही रख लेगा। तो ये था उनका योगदान। अब नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है दीर्घोत्तरी का। ये प्रश्न संख्या 2 है, ये प्रश्न संख्या 2 है दीर्घोत्तरी का। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, क्या कहता है? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण करें। देखिए, ये बिस्मार्क है, ये आपका बिस्मार्क है। जैसा आप देख रहे हैं बिस्मार्क ये है, कौन है? बिस्मार्क। तो देखिए क्या कहता है बिस्मार्क के बारे में, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, कहते हैं प्रसा का राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए, देखिए प्रसा का जो राजा थे, उन्होंने जर्मनी को सोचा कैसे आज़ाद कराना है, कैसे एकीकृत करना है। उसके लिए जो है ना उन्होंने क्या किया? विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए, किसने? विलियम प्रथम ने सोचा कि किस तरह से जर्मनी को आज़ाद कराया जाए, जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि इस बिस्मार्क को जो है ना अपना एक योग्य सेनापति के रूप में सोचा कि यही बन सकता है। उनके लिए देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखकर बिस्मार्क को जो है ना अपना चांसलर बना दिया। क्या बना दिया? चांसलर मतलब प्रधानमंत्री होता है, प्रधान होता है, देश का क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, तो चांसलर बना दिया। किसने बनाया? विलियम प्रथम ने। किसने? विलियम प्रथम ने। देखिए, जर्मनी को कैसे आज़ाद कराया जाए उसके लिए किसने? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त कर दिया। क्या? चांसलर, कि आप चाहे जितने भी युद्ध करना पड़े आपको, चाहे जिस तरह से मार काट करके, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन आपको जर्मनी को क्या करना? एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। उसके लिए आपको हम चांसलर नियुक्त करते हैं। किसने? विलियम प्रथम ने चांसलर नियुक्त कर दिया। और बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी, ये कट्टर राष्ट्रवादी थे। अगर इसके देश के प्रति कोई भी आन मर मिटने के लिए भी कहे तो ये उसके लिए तैयार रहते थे। जैसे भारत के सैनिक भारत को बचाने के लिए हमेशा तैनात रहते बॉर्डर पर, भारत की रक्षा के लिए। साथ ही कहते हैं कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है ये ऐसा जाल बिछाते थे कि इसके जाल में जो फंस जाए फिर निकल नहीं पाते थे। कौन? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, सॉरी गैरिबाल्डी कहते, बिस्मार्क। तो बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण भाषा, देखिए ये जानते थे कि भाषा किसके? देखिए भाषण या आदर्शवादी ये जानते थे कि अगर हम जर्मनी को एकीकृत करना चाहते, आज़ाद करना चाहते, स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते, तो भाषण से नहीं होगा कि लंबे लंबे चौड़े भाषण दे देंगे तो उससे नहीं आज़ाद होगा, स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ आदर्शवादी बनेंगे तो भी नहीं होगा। तो कैसे होगा? आदर्शवादी से नहीं, बल्कि प्रसा के नेतृत्व में, प्रसा मतलब जर्मनी का एक शक्तिशाली क्षेत्र था प्रसा के नेतृत्व में रक्त और लोह। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, कई बार पूछे गए, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाए थे? तो आपको जवाब देना बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। अब कहिए रक्त और लोह की नीति क्या था? इनका कहना था कि लंबे चौड़े भाषण देने या फिर आदर्शवादी व्यक्ति बन जाने से देश को आज़ादी नहीं मिलेगा, देश एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसके लिए क्या? तलवार के धार से क्या? खून बहाना पड़ेगा। तलवार के बल से खून बहा करके ही क्या मिलेगा? आज़ादी मिलेगा। इसीलिए इसका कहना था रक्त और लोह। रक्त, लोहे के नीचे से क्या बहना चाहिए? रक्त, तभी जर्मनी को आज़ादी मिलेगा। इन्होंने अपनाया, बोले जो मानेगा ठीक है, नहीं तो उसका क्या कर दो? गला काट दो, मार दो, लेकिन जर्मनी को आज़ाद कराना है, इसका कहना था। इसीलिए यहाँ पे देखिए कहा गया है रक्त और लोह की नीति से होगा। इसके लिए सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधार के द्वारा जो है प्रसा की स्थिति को सुधारा।
तथा सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। देखिए इसके लिए इन्होंने क्या सोचा, सबसे पहले इन्होंने सेना मजबूत किया, सैन्य शक्ति। जब सेना मजबूत रहेगा तभी किसी से लड़ा जा सकता है। और साथ ही साथ क्या कहते, देखिए ऑस्ट्रेलिया से संधि कर लिया, जो दुश्मन था दुश्मन से हाथ मिला लिया और ऑस्ट्रेलिया से संधि कर। देखिए ऑस्ट्रेलिया से संधि इसलिए क्या, क्योंकि वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का जो है चांसलर जो मेटरनिक था बड़ा ही खूंखार था, तो उनसे संधि पहले कर लिया। संधि करके इन्होंने डेनमार्क पर क्या कर दिया, चढ़ाई कर दिया और वहाँ अंकुश लगा दिया। और 1864 में उसने डेनमार्क पर आक्रमण कर सेल्सविंग और होल्स्टीन को अपने अधीन कर लिया। देखिए डेनमार्क के दो क्षेत्र कौन कौन से, एक सेल्सविंग और होल्स्टीन, इन दोनों क्षेत्र को जीत लिया। किससे संधि करके, ऑस्ट्रेलिया से संधि किया और डेनमार्क पर चढ़ाई कर दिया। वहां जब जीत गया उसके बाद इन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया पे भी आक्रमण कर दिया। किस पे, ऑस्ट्रेलिया पे भी। देखिए कितना ही चतुर था, क्योंकि बार बार ऑस्ट्रेलिया ही इसके बीच में बाधा आता था। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कब, 1866 में अब सेडावा पे। देखिए 1864 में कब, 1864 में इन्होंने डेनमार्क पर चढ़ाई किया। किससे संधि करके, ऑस्ट्रेलिया से। किससे, देखिए यहाँ कहा गया ऑस्ट्रेलिया से संधि करके इन्होंने 1866 में चढ़ाई किया। किस पर, डेनमार्क पर। डेनमार्क के किस क्षेत्र पर, सेल्सविंग और होल्स्टीन, इन दोनों को अपने अंदर ले लिया। और दूसरा बिस्मार्क ने जो है फ्रांस से संधि कर, किससे, अब फ्रांस से संधि कर लिया। फ्रांस से संधि करके 1866 में सेडोवा का युद्ध छेड़ दिया और कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। देखिए उसको भी पराजित कर दिया। फ्रांस से मित्रता करके अब किस पे चढ़ाई कर दिया, सेडोवा पे। और सेडोवा के युद्ध में भी हरा दिया। किसको, फ्रांस को। फ्रांस को जब हरा दिया तो कहता अंततः जो है 1870 में सेडोवा के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर के 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। कौन सा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ, 10 मई 1871 में। ये कई बार पूछे गए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, कई बार ऑब्जेक्टिव में आए हैं। तो 1871 ईस्वी में। कब, 1871 ईस्वी में। दूसरा देखिए, और कहता है फ्रांस के जो है अधीनता वाले सारे राज्य को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया। तो इस तरह से बिस्मार्क ने अपना भूमिका निभाई कई सारे क्षेत्र को जीतकर। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए जुलाई 1830 की क्रांति। देखिए जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। ये प्रश्न चार्ल्स दशम के समय का है, ठीक है। तो चार्ल्स दशम, देखिए जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स एक्स, देखिए ये नहीं होगा, ठीक है। चार्ल्स एक्स के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में होता, चार्ल्स एक्स के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और चार्ल्स एक्स जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी को दबा रहा था। देखिए चार्ल्स एक्स जो था ये काफ़ी क्रूर शासक था, निरंकुश था, अत्याचारी था, जो राष्ट्रवादी, जो देश के हित में काम करना चाहते थे, देश की भलाई के लिए सोचते थे, जो देश के जनताओं के बारे में सोचते थे, उनको ये दबा देते थे। या तो मार देते थे या किसी से मरवा देते थे या फिर उनको किसी तरह दबा दिया जाता था। किसके द्वारा, चार्ल्स दशम के द्वारा। तो वही कहता है जो भी क्रांतिकारी राष्ट्र जो भी फ्रांस में उभर रहे थे राष्ट्रवादी या राष्ट्रता एवं क्रांतिकारी को दबा देते थे। क्या करते थे, दबा देते थे। देखिए क्या कहते, चार्ल्स एक्स ने, किसने, चार्ल्स एक्स ने जो है पोलिनेको को जो है प्रधानमंत्री बनाया। देखिए एक तो इन्होंने जो राष्ट्रवादी भावना पनपते थे उनको दबा देते थे। इतना ही नहीं, जब इनको लगा कि हमरे से जनता नाखुश है तो इन्होंने क्या किया कि पोलिनेगो को प्रधानमंत्री बना दिया। और पोलिनेगो भी वैसा ही था, जनताओं को देखना पसंद नहीं करते थे, जनताओं के हित में काम करना नहीं चाहते थे, ये भोग विलास में डूबे रहते थे, बस अपने से मतलब रखते थे, महत्वाकांक्षी राजा था। जब पोलिनेगो को प्रधानमंत्री बना दिया तो पोलिनेगो के प्रधानमंत्री बनने के बाद
जो है देखिए ध्यान दीजिएगा, जब पोलिनेगो प्रधानमंत्री बना, ये देखिए ये चार्ल्स 10 है, चार्ल्स 10th है, 10 मतलब चार्ल्स 10 है। फिर से सुनिए क्या कहता है, जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स एक्स के शासनकाल में हुआ था, जो फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रता एवं क्रांतियों को दबा रहा था। जो क्रांतिकारी उभर रहे थे और राष्ट्रवादी उभर रहे थे उनको दबा देते थे। चार्ल्स एक्स ने पोलिगेने को जो है प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगेने प्रधानमंत्री बनने के बाद समान नागरिक संहिता, देखिए यहाँ पे एक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना, देखिए ये जो शब्द है समान नागरिक संहिता, जैसे ही इन्होंने किसको, पोलिगेने को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने समान नागरिकता संहिता को समाप्त कर दिया। अब कि ये समान नागरिकता संहिता क्या होता है, सब पूरे देश में एक समान नागरिकता था, सबके लिए कानून समान था, सबके लिए जो है देश में अधिकार एक समान थे, लेकिन उनको समाप्त कर दिया किसने, जैसे ही इन्होंने ये जो देख रहे हैं ये चार्ल्स 10 है, चार्ल्स 10 ने जैसे ही पोलिगेने को प्रधानमंत्री बनाया, बनते ही उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। और क्या किया, ध्यान दीजिएगा, और क्या किया, देखिए के साथ संहिता के स्थान पर जो है ना, कौन से समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग, देखिए अभिजात्य वर्ग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द कहा गया है यहाँ पे देखिए अभिजात्य वर्ग, इन्होंने क्या किया, जो अमीर जात थे, जो पादरी थे, कुलीन थे, उनके लिए इन्होंने सिर्फ अधिकार रखा, बाकी सबका समान नागरिकता समाप्त कर दिया, विशेष लोगों के लिए ही अधिकार रहने दिया। वर्ग की स्थापना तथा उस विशेष अधिकार देने का जो है प्रयास किया, उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। पोलिगेने के इस कदम को उदारवादियों ने अपने खिलाफ षड्यंत्र समझा। अब जो राष्ट्रवादी थे तो उग्र होने लगा, वो लोग जब उग्र होने लगा, क्यों होने लगा, क्योंकि वो लोग समझने लगे कि हमारे विरुद्ध में काम हो रहा है सारा, और हमारे हित में नहीं, हमारे विरोध में कार्य हो रहा है, हमारे ऊपर हमारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं कि किस तरह से गरीबों का खून चूसा जाए, जनताओं का, आम किसानों का। तो इसलिए जो है ना पोलिगेने के खिलाफ जो है जनता सड़क पर धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया। देखिए क्या कहते हैं, समझा, प्रतिनिधि सदन, प्रतिनिधि सदन मतलब क्या होता है, जैसे संसद भवन होता है उसको कहते हैं। और उदारवादियों ने पोलिगेने के विरुद्ध में आवाज़ उठाने लगा। इस विरोध के जवाब के रूप में जो है ना चार्ल्स एक्स ने, किसने, चार्ल्स एक्स ने, ध्यान दीजिएगा, किसने, चार्ल्स एक्स ने जो है 25 जुलाई, देखिए 25 जुलाई 1800 कितना को, 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया। कितना, 4 अध्यादेश जारी किया। जैसे ही जनता सड़क पर उनके विरुद्ध में आ गया, पोलिगेने के विरुद्ध में, तो इन्होंने देश के लिए 4 आदेश जारी किया। कितने, 4 आदेश जारी किया। देखिए यहाँ कहा गया है 4 अध्यादेश द्वारा जो है उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया गया, उनके लिए खराब कानून लाया गया। जैसे भारत में भी लाया गया था काला कानून, जिसको कहते हैं रोलेक्ट एक्ट, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जो है यूरोप में भी लाया गया। ठीक है, दबाने का प्रयास किया गया। जब दबाने का प्रयास करेगा तो जनता तो और उग्र होगा, कहते हैं प्रयास किया गया। फिर इन अध्यादेशों के विरुद्ध में पेरिस में, देखिए अब पेरिस में जो है क्रांति की जो है लहर दौड़ गई, और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी के 1830 ईस्वी से जो है गृहयुद्ध आरंभ हो गया। अपने ही देश में लोग जो है नेता को मार रहा है, कोई अमीर को मार रहा है, कोई पादरी को मार रहा है, देश में ही आंदोलन छिड़ गया। उसी को कहते हैं गृहयुद्ध, घर की लड़ाई को कहते हैं गृहयुद्ध, और कहते हैं इसी को, जो ये घटना घटा इसी को फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये चार्ल्स 10 पोलिगेने को प्रधानमंत्री नहीं बनाता और वह जो है समान नागरिक संहिता समाप्त नहीं करता और उसके स्थान पर
विशेष अधिकार नहीं लाते अमीरों के लिए, पादरियों के लिए, तो ये 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति नहीं होता। और जनता जो है संधि भी नहीं, पेरिस में समझौता भी नहीं करते, समझौता करते, यहाँ सम्मेलन भी नहीं करते और इनके विरुद्ध में खड़े भी नहीं होते लोग। तो ये वजह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या ये कौन सा है, देखिए तो, देखिए पहला हम क्या देखे, पहला ये था। दूसरा यहाँ पे आप देखें गैरीबाल्डी के बारे में। तीसरा हम देखें जुलाई 1830 की क्रांति। अब चौथा कौन सा है, देखिए ये चौथा नहीं, ये पांचवा, चौथा ये है आपका, ठीक है। ये देखिए, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उसको। ये चौथा प्रश्न, ठीक है। ये चौथा प्रश्न कहता राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो यूरोप में जो है राष्ट्रवाद कैसे उभरा उसका कारण लिखिए और उसका क्या प्रभाव पड़ा उसको भी बताना है। तो समझते हैं, देखिए राष्ट्रवाद के उदय के कारण, यहाँ पे हम 5 कारण लिखे हैं, 3 कारण लिखे हैं और 5 प्रभाव लिखे, ठीक है। तो पहला देखिए कारण क्या था, यूरोप में जो है फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। जैसे ही नेपोलियन जो है हर क्षेत्रों को जीतना शुरू किए और जब एक करना शुरू किया, साम्राज्यवाद करना शुरू किया, तो राष्ट्रीय भावना धीरे धीरे भड़कना शुरू हो गया। दूसरा वजह क्या था, नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने लगा। नेपोलियन भी जो है राष्ट्रीय भावना को जनताओं के अंदर भड़का रहे थे। तीसरा क्या, शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे शिक्षक, व्यापारी आदि के जो है उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का जो है विकास हुए। ऐसे वर्ग क्रांतियों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। अब राष्ट्रवाद के उदय के कारण देख लेते हैं। पहला कारण है राष्ट्रवाद के उदय के जो है प्रारंभ से अनेक क्रांतिकारियों और आंदोलन हुए। देखिए क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव। तो पहला देखिए पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से अनेक क्रांतिकारियों और आंदोलन हुए। क्रांतिकारी हुए, यहाँ गलत लिखा गया, क्रांतिकारी और आंदोलन हुए, ठीक है। आगे कहते दूसरा पॉइंट, जिससे अनेक नए राष्ट्र का निर्माण। देखिए जब आप क्रांति करते हैं तो आपको भी आज़ाद कर देते। जैसे इंग्लैंड कई सारे देश को गुलाम बना के रखे थे, अपने में मिला कर रखे थे। तो पहले अलग अलग देश नहीं कहलाते थे, सब इंग्लैंड के अंतर्गत आते थे। भारत भी, अमेरिका भी, चाइना भी, लेकिन सब आज़ाद हुआ तो अपना अपना राष्ट्र बना। तो उसी प्रकार से कहता है जिससे जो है अनेक राष्ट्र का उदय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, देखिए ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, यूरोपीय राष्ट्रवाद के जो है विकास का प्रारंभ एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा और यहाँ भी आंदोलन प्रारंभ होने लगा। चौथा पॉइंट है राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से निरंकुश शासकों का जो है प्रभाव कमजोर हुआ। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद की भावनाओं से यूरोप के प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र साम्राज्यवाद दौर में शामिल हो गए। तो ये था आपका कौन सा प्रश्न, राष्ट्रवाद के कारण एवं प्रभाव। तो ये देख लिया आप। देखिए अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न, यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो ये है आपका यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त रूप। देखिए समझते हैं, यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। गौरवमय जैसे भारत का बिहार का नालंदा क्षेत्र जो है जहाँ पे विश्वविद्यालय थे, वे विश्व के लिए धरोहर था। यहाँ लोग पढ़ने लिखने आते थे, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उसी प्रकार यूरोप में जो है कहाँ जाते थे, यूनान देश। लेकिन कहते इसके बावजूद भी जो है ना, यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। किसके अधीन था, तुर्की ने उस पर कब्जा कर रखा था। किस पर, यूनान पर। छोटा सा देश तुर्की, उन्होंने कब्जा कर रखा था यूनान को। कहते हैं फ्रांसीसी
फ्रांसीसी क्रांतियों से जो है यूनान के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावनाओं की लहर जगी और तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए यूनान के लोगों ने भी आंदोलन करने लगा। देखिए, ये भी चाहने लगा कि हम भी क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। जिस प्रकार से अन्य देश आज़ाद धीरे धीरे हुए, उनको देख करके जो है यूनान भी सोचने लगे कि हम किस तरह से तुर्की से अलग हो सकते हैं, तुर्की से आज़ाद हो सकते हैं। और कहते हैं तुर्की शासक आंदोलन को दबाने लगा और आंदोलन में शामिल यूनान के लोगों को बुरी तरह से कुचलने लगा। फिर लंदन में हुए एक सम्मेलन, देखिए, जब देखा कि तुर्की जो है छोटा सा देश यूनान को दबा रहा है, तो इनको देख करके जो है कई सारे देश इनके पक्ष में आ गए, यूनान के पक्ष में मदद के लिए, और सम्मेलन बैठाया, सभाएं बुलाए, और उसमें जो है कौन कौन से देश शामिल हुआ, इंग्लैंड आए, फ्रांस आए, रूस आए मदद के लिए। और कहते हैं ने मिलकर तुर्की के खिलाफ, किसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ जो है संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। सब लोग मिलकर बोले कि तुर्की को हराना है, और कहते इस संयुक्त कार्यवाही से तुर्की में जो है तुर्की बुरी तरह से हार गई। तो क्या हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप तुर्की शासन से मुक्त पाकर यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इस तरह से यूनान भी क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। तो आज था ये आपका प्रश्न, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के टोटल 5 प्रश्न थे। 5 प्रश्नों को सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जितने भी सारे लेकर के आएंगे। तो एग्जाम से पहले आप सभी जो है इन सारे वीडियो को देखते चलिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक आ सके। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।